जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये चीज़ मेरा था कि ये लाइन मेरे दिमाग में था। दशरथ मांझी वाला। हाँ, दशरथ मांझी वाला। वो मतलब भाव वही थे, लेकिन वो मूवी का वो टैगलाइन मेरे पे बिल्कुल फिट बैठ गया। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा बुरी कंडीशन में वो कहते हैं ना, एक होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। अगर वर्स्ट के लिए आप रेडी हो जाएंगे तो फिर आपका मनोबल बहुत हाई होगा कि इससे ज़्यादा बुरा हो ही क्या सकता है। ये एक तरह से कह सकते हैं ये मेरे अस्तित्व का प्रश्न था बचपन से। जब आप दूसरों से अलग होते हैं तो कई बार लोग जाने अनजाने आपको कमतर रखने की कोशिश करते हैं। उपहास को मैंने चैलेंज के तौर पे लिया। उस उपहास के तौर पे मैं डिमोटिवेट होने के बजाय मैंने उसे पॉजिटिवली लिया कि नहीं, मुझे खुद को प्रूफ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। मेरी हाइट की वजह से लोगों को यकीन नहीं होता था कि मैं कुछ कर भी सकती हूँ। दूसरी ये थी कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली का, तो रिसोर्सेस अवेलेबल करवाना ये एक अलग प्रेशर। एक है कि एक नॉर्मल लड़की है तो जेन्युइनली माना जाता है कि अगर हम शादी के लिए बात शुरू करेंगे तो 1.5 साल में शादी हो जाएगी। लोग कन्विंस करने के लिए ये भी कहते थे कि तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा लड़का ढूंढने में, तो तुम्हें अभी से शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा, श्वेता कौर बधाई हो, तुम्हारी मेरिट में जगह बन गई है, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। अच्छा। तो मैं टोटली 2 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं रिएक्ट क्या करूँ। पहला कॉल पापा को लगाया, उनसे पूछा मम्मी कहाँ है, तो उन्होंने कहा छत पर। तो मैंने कहा मम्मी को फ़ोन पे स्पीकर पे लेने के लिए। एंड मैंने दोनों को एक साथ इन्फॉर्मेशन दी कि फाइनली मेरा 67th बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया। तो उनका पहला रिएक्शन था, तुम श्योर हो ना, नाम अच्छे से चेक की ना। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम एक ऐसे टॉपर्स की बात सामने ला रहे हैं जो बीपीएससी में इनका स्थान 330वां रैंक है और 67वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है जिसका रिजल्ट हाल में आया है। तो रैंक के हिसाब से देखेंगे तो 330वां बहुत हो जाता है, लेकिन इनका अगर संघर्ष, इनकी कहानी और इनके जज्बात, इस सब पहलू पर अगर गौर करेंगे तो यह कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणादायी है। तो हम इन सब बातों को इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मुश्किलें आए। चूँकि इनका बहुत ही साधारण परिवार से आती हैं, इनका कद जो सामान्य होता है सामान्य से कम है, तो और बहुत सारी दिक्कतें थी सामाजिक रूप से। और सबसे बड़ी बात है कि जो समाज में बेटा और बेटी का जो मामला होता है, तो इसमें ये 4 बहनों में बड़ी बहन है तो भाई नहीं हैं, तो ये सब कई दिक्कतें थी। तो इन सब चीज़ों को टैकल करते हुए जो सफलता पाई है तो अपने आप में काफ़ी ख़ास है। तो आपका स्वागत है। आप पहले अपना परिचय बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम श्वेता कौर है और 67th बीपीएससी में मेरी 330 रैंक है, जिसके तहत मुझे डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट प्राप्त हुई है। थोड़ा बताएं कि ये सफलता आपके लिए कितना मायने रखता है। मैं देखिए, अगर हम सामाजिक मानदंडों की बात करें तो मैं शारीरिक रूप से समाज के बाकी लोगों से थोड़ी अलग हूँ। थोड़ी क्या, काफ़ी अलग हूँ। मेरी हाइट 4 फीट है एंड मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और 4 बहनें हैं, जिनमें मैं सबसे बड़ी हूँ। तो ऐसी स्थिति में और चूँकि आर्थिक जिम्मेदारियों का सारा बोझ पिताजी पर है, तो ऐसे स्थिति में एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विशेषकर सिविल की तैयारी करने का डिसीजन लेना ही अपने आप में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। और फिर उस जर्नी को कंटिन्यू रखना, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीच में कोरोना का फेज आया, सभी लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन और वर्स ही हुई और बुरी हुई। ऐसी स्थिति में भी अपनी हिम्मत को बनाए रखना मेंटली रूप से, साइकोलॉजिकली रूप से बहुत कठिन था। फिर भी मम्मी पापा का सहयोग, बहनों का सहयोग, गुरुदेव के कह सकते हैं आशीर्वाद की वजह से मैंने इस जर्नी को कंटिन्यू रखा और ये फाइनली मैं कह सकते 67th बीपीएससी में अपनी मेरिट बनाने में सफल हुई और ये मेरी जर्नी का एक सुखांत पड़ाव है। ये जर्नी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये जर्नी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से कह सकते हैं ये मेरे अस्तित्व का प्रश्न था बचपन से। जब आप दूसरों से अलग होते हैं तो कई बार लोग जाने अनजाने आपको कमतर रखने की कोशिश करते हैं, आपके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हैं कि तुम दूसरों से अलग हो, तुम कमतर हो, तुम किसी काम की नहीं, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। तो बचपन से मैं जब ये बड़ी हो रही थी तो ये थोड़ा अजीब लग रहा था कि लोग मुझे थोड़ा डिफरेंट ट्रीट करते हैं, उनकी नज़रें कुछ और कहती है।
तो ऐसे में था कि मुझे खुद को प्रूफ करना था। ये बहुत छोटी की मैं बात बता रही हूँ, जब एक बच्चा चीज़ों को समझना शुरू करता है तब से। तो मेरे अंदर ये थी कि मुझे खुद को साबित करना था, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था। ये मुझे बहुत पहले ही रियलाइज़ेशन हो गया कि नहीं, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो फिर धीरे धीरे जर्नी कंटिन्यू रही, एंड 9th-10th में मैं कुछ सिविल अधिकारियों के संपर्क में आई अपने स्कूली शिक्षा के दौरान। तो उस दौरान उन्हें जेन्युइनली एक प्रशासनिक अधिकारी होने के तौर पे जो रिस्पेक्ट मिलती थी, उस चीज़ ने मुझे काफ़ी आकर्षित किया कि नहीं, ये आप खुद के अस्तित्व, खुद की पहचान को सुनिश्चित करने का एक सही माध्यम है। क्योंकि होता है क्या कि मैं एक अत्यंत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, बड़ी बड़ी कोचिंग के पैसे नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में था कि मुझे जो भी करना था अपने दम पर करना था। मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकती थी, मैं डॉक्टर नहीं, एमबीबीएस नहीं कर सकती थी। तो मुझे कंपटीशन ही इकलौता माध्यम था जिसके द्वारा मैं अपने सपने को पूरा कर सकती हूँ। तो 9th-10th के बाद फिर मैं ग्रेजुएशन में गई। ग्रेजुएशन में मैंने बीएचयू का एंट्रेंस निकाल लिया, एंड उसके बाद मैं बीएचयू गई। तो वहाँ पर फिर मैंने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई के दौरान बीपीएससी को, यूपीएससी को समझना शुरू किया। तो बीपीएससी मुझे फ़िलहाल ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि ये था कि ये बिहार से मुझे जोड़े रखता। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए था कि जितने उपलब्ध रिसोर्सेस है उस आधार पे मैं क्या बेटर कर सकती हूँ, क्या बेस्ट कर सकती हूँ। उस आधार पे फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं फ़िलहाल बीपीएससी की तैयारी करूँगी और उसी में अच्छे से लगूंगी। उम्र आपकी कितनी है अभी? अभी मेरी उम्र 25-26। 25-26। जी। तो आपको ये कब एहसास होने लगा कि हमारा जो सामान्य से हमारी जो हाइट है वो कम है, या फिर लोगों ने एहसास कराया या खुद एहसास हुआ? इसको थोड़ा बताइए। नहीं, मेरी हाइट शुरू से कम है, तो इस चीज़ का मैं जब से होश संभाली हूँ, स्टार्टिंग में मम्मी पापा हालांकि अलर्ट थे, तो बचपन से मैंने हाइट की काफ़ी दवाइयाँ खाई हैं। अच्छा। तो जब से मुझे एहसास हुआ उससे पहले से मैं दवाइयाँ खा रही हूँ हाइट को लेकर। मेरा वो जो कहते हैं ना कि हाइट बढ़ने की जो एज होती है, उस एज तक मैं दवाइयों के प्रेशर में गुजरी हूँ। तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह के डॉक्टर से कंसल्टेशन, हार्ड इंजेक्शन, तो वो अच्छा। सब एक ट्रॉमा था। अच्छा। तो मुझे रियलाइज बाद में हुआ, मेरे बॉडी ने दवाओं के रियलाइजेशन को पहले महसूस किया। अच्छा, तो ये कितना दिन पहले की बात होगी? मैंने किस उम्र में, हम अगर जानना चाहें तो किस उम्र तक ये आप दवाइयाँ का सेवन करते रहे, या फिर जब तक मैं यहाँ क्या? रही। हाँ, मैंने सोचे कि इससे हम उबर सकते हैं। हाँ, नहीं, जब तक मैं 12th तक दी तो 12th तक मैंने कम बेसी दवाइयाँ खाई ही हैं। अच्छा, अच्छा। 12th के बाद मैं बीएचयू में चली गई ग्रेजुएशन करने के लिए वाराणसी। तो फिर मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया कि अब घर पर मम्मी पापा की ट्रीटमेंट अलग होती है कि वो पैम्पर करते हैं, वो आपकी केयर करते हैं। फिर वहाँ पढ़ाई में इतना ज़्यादा रम गई कि कुछ और सोचने का वक्त ही नहीं फिर था। उस साइड को आपने छोड़ दिया? हाँ, वो छोड़ दिया। नहीं, वो साइड मैंने सोचना ही छोड़ दिया था, लेकिन हाँ, एक कोशिश हो रही थी, पर हाँ, पूरी उस समय छोड़ ही दिया। अच्छा। जी। समाज आपको कब एहसास कराना शुरू कर दिया कि आपका हाइट कम है, आप दूसरे से अलग हैं, या आपको एक तरह से वो होता है ना, कम हाइट वाले को लोग दूसरी नज़र से देखते हैं? जी, जी, जी। वो हो सकता है बोलते नहीं हो, लेकिन एक नज़रिया होता है। जी, बिल्कुल। तो उसको आपको कब थोड़ा फीलिंग आया आपके मन में? फीलिंग मैं कह सकती हूँ कि शुरू से था। मतलब जेन्युइनली जब आप कहीं जाते हैं तो होता है, तुम किस क्लास में पढ़ती हो, तो मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, तुम लगती नहीं हो कि तुम इस क्लास में पढ़ती हो। तो ये तो शुरू से हो था, वो पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ। अच्छा, मैंने ये आपको मेरी समझ के आने से पहले आई थिंक ये शुरू हो चुका था। अच्छा, अच्छा। वो तो उपहास भी लोग उड़ाते थे शादी विवाह को लेकर के, या जो भी। हाँ, ये लड़कियों में तो ज़्यादा दिक्कत है। हम अगर लड़कों में होता है तो इतना बात लोग नहीं रखते हैं, लेकिन जी, जी। लड़कियों को लेकर के भले मदद ना करें, लेकिन उनको ज़्यादा चिंता दिखाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो आपको कैसा ये फीलिंग दिया? बेवजह की चिंताएं थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये था कि हमारे आसपास में अभी जो सोसाइटी है, मेरे आसपास का माहौल ऐसा है कि 20-21 होते होते लड़कियों की शादी कर दी जाती है। जी। एंड मैंने जब ये डिसीजन लिया कि नहीं, ग्रेजुएशन के बाद मुझे सिविल की तैयारी करनी है, तो ये डिसीजन लेना और मम्मी पापा को कन्विंस करना थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि ये था
कि ग्रेजुएशन तो तुमने कर लिया है, तो तुम तब तक मेरा 18 हो चुका था, तो ये था कि 1-2 साल से ज़्यादा तैयारी के लिए मौका और नहीं मिलेगा। और दूसरी चिंता ये भी थी कि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आप भले ही पढ़ने में कितने तेज़ हो, लेकिन जब तक आपका पीडीएफ में नाम नहीं आएगा, आप ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारी जर्नी कितनी आगे चलेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो भी तब जब मेरे पास रिसोर्सेस काफ़ी सीमित थे। मैंने 2 अटेम्प्ट सेल्फ स्टडी के आधार पे दिया था एंड खुद से ही स्टडी कर रही थी। तो इसके लिए था, लेकिन फिर थी कि करना है तो करना है। अच्छा, तो मैंने उस उपहास को आप नज़रअंदाज करना शुरू कर दिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना शुरू कर मैंने कहा ना, इसे मैंने अपने अस्तित्व इस चुनौती को मैंने पॉजिटिवली लिया कि लोग अगर मुझे कमतर आंक रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मुझे डिप्रेस हो जाना है। इसमें सबसे बड़ा रोल मेरे मम्मी पापा का था कि उन्होंने मुझे बचपन से ये रियलाइज़ नहीं, दुनिया क्या कह रही है, उन्हें इस चीज़ की कभी परवाह नहीं रही। उन्होंने हमेशा ये मुझे रियलाइज़ करवाया कि नहीं, दुनिया क्या बोलती है जाने दो, तुम अपना देखो, तुम सही हो, तुम अच्छी हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे शिक्षा, संस्कार और परवरिश को डिनोट करते हैं, तो वो तुम्हारा सही होना चाहिए। तुम्हारे हाथ में वो है, तुम उसे सुधारो, तुम अपनी शिक्षा पे ध्यान दो, तुम अपने पैरों पे खड़ी हो। तो उन्होंने ये किया, तो उस चीज़ को, उस उपहास को मैंने चैलेंज के तौर पे लिया। उस उपहास के तौर पे मैं डिमोटिवेट होने के बजाय मैंने उसे पॉजिटिवली लिया कि नहीं, मुझे खुद को प्रूफ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। और ये था कि लोगों के बातों का जवाब मुझे अपने से करके देना है। कहने की बातों का जवाब बातों से नहीं देना, बल्कि खुद को साबित करके देना है। मन में एक बात बन गई जी। अच्छा, आपको कभी ऐसा एकदम निराश कर दिया कि लगा कि ज़िंदगी मेरा एकदम बेकार है, ऐसा भी कुछ आया था पल? हाँ, निराशा होती है, लेकिन ये मैं मानती हूँ, निराशा होती है, बहुत निराशा होती है। ऐसा कोई पल आया एकदम आपको लग गया कि मैं बेकार हूँ, ऐसा भी कुछ पल आया होगा? जब मेरे रिजल्ट रुक रहे थे, कई सारे मतलब 2 अटेम्प्ट रुका है, तो कोशिशों के बाद भी अटेम्प्ट रुकना, और ये था कि कब तक वक्त मिलेगा पता नहीं। तो बीच बीच में सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट की लाइफ में आता है, तो बीच बीच में कई बार मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती थी, 1-2 बार, कि रिजल्ट जब ख़राब चले गए, नहीं हो पाया, नहीं आगे के लिए मैं क्वालिफाई कर पाई, तो था निराशा के पल। लेकिन था कि फिर अगले दिन फिर उसी उत्साह के साथ कि नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये चीज़ मेरा था। अच्छा। कि ये लाइन मेरे दिमाग में था। दशरथ मांझी वाला? हाँ, दशरथ मांझी वाला। वो मतलब भाव वही थे, लेकिन वो मूवी का वो टैगलाइन मेरे पे बिल्कुल फिट बैठ गया। अच्छा, क्योंकि आप उसको नज़रअंदाज करते गए। हाँ। क्योंकि आपके साथ 2 समस्या थी, एक तो थी कि एक लड़की थे, उम्र भी बीत रहे थे, और दूसरा सामान्य से कम मेरे थे। साथ कई सारी समस्याएं थी। एक तो ये थी कि लोगों को, मेरी हाइट की वजह से लोगों को यकीन नहीं होता था कि मैं कुछ कर भी सकती हूँ। दूसरी ये थी कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली का, तो रिसोर्सेस अवेलेबल करवाना मुश्किल है। तीसरी थी कि मैं 4 बहनों में सबसे बड़ी हूँ, तो जो भी है, जो भी उपलब्ध रिसोर्सेस हैं वो चारों के लिए अवेलेबल होंगे, तो मुझे कुछ स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो जो उपलब्ध रिसोर्सेस है उसमें भी 4 बहनें हैं। फिर ये भी समस्या थी कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा-सा मुझे हेल्थ इश्यू भी था कि मैं बहुत ज़्यादा देर बैठकर पढ़ूँगी तो फिर बैक पेन शुरू हो जाता था, मैं कंटिन्यू पढ़ने में समस्या होने लगती थी। तो ये सारे चैलेंजेस थे। उस पर भी अगर कोई कुछ कह देता था, तो वो होता है ना, कभी-कभी कुछ लोग कह देते थे कि जल्दी से शादी की बात शुरू करो, अदरवाइज़ तुम्हारे लिए लड़का ढूँढना भी टफ है, टाइम लगेगा। तो ये एक अलग प्रेशर। एक है कि एक नॉर्मल लड़की है तो जेन्युइनली माना जाता है कि अगर हम शादी के लिए बात शुरू करेंगे तो 1.5 साल में शादी हो जाएगी। लोग कन्विंस करने के लिए ये भी कहते थे कि तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा लड़का ढूँढने में, तो तुम्हें अभी से शुरू करनी चाहिए। तो ये डबल प्रेशर था। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि आपका शादी क्या समान कद के लड़के से नहीं होती? नहीं हो सकती है, लेकिन बात ये है कि शादी तभी होगी जब दोनों की तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होगी। ऐसे ही किसी के साथ भी तो शादी नहीं कर सकते हैं। तो मम्मी पापा के लिए ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि अगर शादी की बात होती भी है, जो सबकी होती है, आज नहीं तो कल मेरी भी होगी, तो ये मैं भी चाहूँगी कि ऐसे के साथ शादी हो जो मुझे मेरी रूप के साथ एक्सेप्ट करे। तो उसके लिए सही लड़का ढूंढना, सही पार्टनर का चुनाव करना भी तो, अच्छी चीज़ों के चुनाव में वक्त तो लगता है ना। तो अब तो लगता है कि ये काम आसान हो गया है थोड़ा?
हाँ, कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद को साबित किया है कि अगर मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, तो मैं अपनी ज़िम्मेदारियों का भी, अगर मैं एक ज़िले के अधिकारी के तौर पर ज़िले की ज़िम्मेदारियों का निर्वहन कर सकती हूँ, तो मैं अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों का भी निर्वहन कर सकती हूँ। एटलीस्ट मैंने ये तो साबित किया है। जी। जी। तो थोड़ा अपना पढ़ाई के बारे में, थोड़ा बेसिक पढ़ाई से लेकर के आपका जो सफ़र रहा उसके बारे में थोड़ा बताएं लोगों को कि कैसे आपका सफ़र रहा है? मेरे बचपन की पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर में हुई है। किस क्लास तक? क्लास 8 तक हुई थी। जी। ये घर के पास ही था, तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था। जी। फिर उसके बाद 9, 10th, 11, 12th मैंने नवादा के सरकारी स्कूल प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय से किया है। फिर मैंने अपनी एक कजिन सिस्टर के साथ BHU का एंट्रेंस फॉर्म भर दिया था, एंड वो मैं क्वालिफ़ाई कर गई। अच्छा। तो क्वालिफ़ाई कर गई तो फिर पापा ने ये कहा कि इस लड़की ने मेरिट के बल पे अपना एंट्रेंस क्वालिफ़ाई किया है, तो फिर जो भी उपलब्ध संसाधन है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, तुम जी। जाओ। मैं ऐसे तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुमने खुद को साबित किया है तो तुम फिर जाओ। तो उन्होंने मुझे जाने की सहर्ष आज्ञा दे दी, एंड वो ये कहा कि मैं अपनी तरफ से जो भी संभव हो मैं सपोर्ट करूँगा। तो मैं BHU चली गई। उसके बाद फिर 2018 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं तैयारी करूँगी, तो फिर मैं तैयारी में लग गई। अच्छा, वहीं तैयारी का आपने लक्ष्य? नहीं, 2018 ग्रेजुएशन के बाद मैं कुछ वक्त के लिए वापस घर भी आ गई थी। अच्छा, हुँ। तो उसके बाद फिर तैयारी कब से शुरू की आप? 18 के बाद से ही हाँ, कर हाँ, सकते हैं? 18 के बाद से ही। अच्छा, क्योंकि चूँकि BHU में क्लासेस पूरी अच्छी तरीके से होती है और सुबह से शाम तक क्लासेस होती हैं, तो मेरा मेनली फ़ोकस उस समय ग्रेजुएशन के सब सिलेबस को कवर करना और उसे अच्छे से क्वालिफ़ाई पास करना था। तो BHU के बाद सीधा आप गाँव माने घर चले आए, और इसके बाद फिर इसके बाद फिर क्या मैं सफ़र रहा? तैयारी शुरू की, तो उस समय BPSC थोड़ी लेट लतीफ़ चल रही थी। तो जैसा सब लोग कहते हैं कि सिविल के लिए आपके पास एक थोड़ा-सा B ऑप्शन होना चाहिए। तो मैं थी कि मुझे करना है, लेकिन ये था कि दबाव बढ़ते जा रहा था, तो मैंने यूँ ही BHU का B.Ed का एंट्रेंस दे दिया था। अच्छा। तो वो हो गया। काफ़ी कम सीट थी, लेकिन फिर भी हो गया। तो पापा ने कहा जाना चाहती हो तो चली जाओ, एक तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो फिर मैंने भी चीज़ों को एनालिसिस किया, तो मुझे सही लगा, तो फिर मैंने B.Ed भी कर लिया। अच्छा, वो कौन सा सत्र रहा होगा? 19-21। अच्छा, इसमें उसके बाद फिर 21 के बाद नवादा में रह के तैयारी की है या पटना जाके? नहीं, कुछ दिन मैंने नवादा में तैयारी की, फिर प्री से कुछ वक्त पहले ही मैं पटना गई और प्री का एग्ज़ाम दिया। प्री काफ़ी मेरा अच्छा गया और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेंस के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। इस दरमियान मैं धनंजय आईएएस अकेडमी के जो सर हैं, धनंजय सर, उनके संपर्क में आई। उन्होंने मेरी आंसर राइटिंग स्किल देखी, एंड मैंने उनसे बात की कि सर थोड़ा-सा इश्यू हो रहा है, तो आप अगर कोऑपरेट कर देंगे तो मैं तैयारी करना चाहती हूँ, बस एक मौका मुझे चाहिए। तो उन्होंने मेरी आंसर राइटिंग स्किल देखी, तो वो बड़े खुश हुए। हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई, काफ़ी अच्छी रही थी। तो वो बड़े खुश हुए, बोले तुम कर लोगी बस, लेकिन हाँ, तुम्हारी आंसर राइटिंग में कुछ-कुछ कमियाँ हैं जो तुम्हें रोक रही है। पिछली बार मेरा मेंस छूटा था। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और फिर सर ने मुझ पर काफ़ी मेहनत की। मैंने अपनी गलतियों पे मेहनत की, उन्होंने गलतियों को आइडेंटिफ़ाई किया, मेरी वीकनेस, मेरी स्ट्रेंथ, एंड फिर फाइनली उनके दिशा निर्देशन में मैंने अच्छे से तैयारी की, एंड फाइनली मैं आज तो आपके फर्स्ट सामने। टाइम 2021 में आप बैठे थे पीटी? नहीं, फर्स्ट टाइम मैं 65th में बैठी थी। 65th उसका BPSC। तो अगर साल समझना चाहें तो? साल मुझे ध्यान में अच्छा, ठीक सॉरी है, नहीं। मैंने ग्रेजुएशन के बाद बैठे? हाँ, ग्रेजुएशन वो के क्या बाद। सेल्फ स्टडी के बाद? हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट दोनों मेरे सेल्फ स्टडी थे। वो क्या मैंने BHU से गांव आने के बाद, नवादा आने के बाद? हाँ, हाँ। अच्छा, उसके बाद जब आपने B.Ed कर लिया, इसको अगर सीधा तौर पे समझा जाए, तो जी। उसके बाद चूंकि आप में था। हाँ, कि B.Ed हो गया था, तो उसके बाद फिर मैं पूरी तरह से इसमें लगे कि चलो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बुरी कंडीशन में वो कहते हैं ना, एक होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। अगर वर्स्ट के लिए आप रेडी हो जाएंगे तो फिर आपका मनोबल बहुत हाई होगा कि इससे ज़्यादा इससे बुरा हो क्या ही हो क्या सकता है। हाँ, तो बिल्कुल। आपके पास स्ट्रांग मनोबल रहेगा ना, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मेरे पास ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं भी हुआ ज़िंदगी में, तो मैं एक स्कूल में टीचर की नौकरी करके तो अपने पैरों हाँ, पर एक खड़ी बेस हो आपका सकती। मजबूत जी, हो जी। गया था, तो और उसके बाद हाँ, आप कॉन्फिडेंस में आ गए। बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में आ गई थी। तो मैं फिर पूरी तरह से ज़ोर शोर से एकदम BPSC पे फोकस्ड हो गई कि अब करना है तो यही करना है। मैंने
और जैसे होते हैं कि अदर स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के फॉर्म निकलते हैं, तो फिलहाल मैंने कुछ नहीं भरा था। अच्छा, कुछ नहीं भरा। नहीं, मैं फुल्ली बीपीएससी पे हो गई कि नहीं करना तो मुझे बीपीएससी, वो था वोस्ट के तो जो लिए। 67वीं बीपीएससी निकला, यानी जी। आपने 65 से शुरू किया, 65-66 घर से दिए, और जो 67वीं निकला तो जी। उसका पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों लगातार निकाल दिया आपने। हाँ जी। ये कितना वक्त लगा? इसका शायद 2021 में नोटिफिकेशन आया था, एंड उसके बाद माने 1-1.5 साल का वक्त लगा होगा, है ना? हाँ हाँ, 1-1.5 साल का वक्त 23 चल लगा। रहा है तो 23 का बिल्कुल। रिजल्ट हुआ, जी परीक्षा जी। हुआ, मैं 1.5 से 2 साल का वक्त हाँ, कह 1 से 1.5 साल। है ना? हाँ। तो उसमें कोचिंग आपने कितना दिन का लिया? प्री मैंने खुद से तैयारी की थी। अच्छा। हाँ, प्री के लिए थोड़े बहुत इधर उधर से हेल्प ली थी, पर मेनली फोकस था कि ग्रेजुएशन में मैंने जो पढ़ा था उसी चीज़ को और थोड़े अदर रिसोर्सेज के साथ मैंने अच्छे से प्री के लिए खुद से तैयारी की थी। एंड मेंस के लिए मैंने पूरी तरह से धनंजय सर के गाइडेंस में तैयारी की थी फुल्ली। उनके क्लासेस किए थे, मेंस के क्लासेस किए थे। इवन धनंजय सर ने मेरी इतनी हेल्प की थी कि उनकी एक बुक जीएस मेंस राइटिंग पर पब्लिश होने वाली है, जीएस पार्ट 2 के लिए। वो बुक उस समय अनपब्लिश थी, बट उन्होंने मुझे उसके कंटेंट प्रोवाइड करवा दिए थे। अच्छा। वो बुक मार्केट में नहीं आई थी, वो बुक प्रिंटिंग में नहीं गई थी, पर उन्होंने मुझे उनका स्नेह आप पे बहुत था। बहुत बहुत उन्होंने पीडीएफ फॉर्म में, उनके पास चूँकि उन्होंने बुक लिखी थी तो वो पीडीएफ फॉर्म में कंटेंट था, तो वो उन्होंने मुझे प्रोवाइड करवा दिया कि नहीं ये तुम इसकी हेल्प ले लो, और वो बुक वाकई बहुत अच्छी रही। अच्छा। वो मेरे लिए बहुत काम की। अच्छा, पीटी और मेंस के बाद इंटरव्यू हुआ, तो हाँ। इंटरव्यू आपको कैसा लगा? इंटरव्यू अच्छा था, क्योंकि वो थोड़ी नर्वसनेस थी। तो इंटरव्यू में देखिए, कोई भी सीरियस एस्पिरेंट है जिसने बहुत अगर तैयारी की तो उसे ऐसा लगता है कि उसने इंटरव्यू में परफॉर्म सही नहीं किया, कई बार लगता है। तो मैं भी अनिश्चित थी कि पता नहीं क्या हुआ है इंटरव्यू में, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी रिजल्ट को लेके। तो इंटरव्यू से आने के बाद तो 2 दिन तक मैंने किसी से बात नहीं की थी, बिल्कुल भी नहीं की थी। एक अंदर का डर था। हाँ, कि और उस समय ये एक अफवाह उड़ गई थी कि 20-21 को ही रिजल्ट आने वाला है। 17 अक्टूबर 2023 को मेरा इंटरव्यू हुआ था, और ये 19 या 20 तक चलने वाला था। तो ये अफवाह थी कि एक दिन में वो रिजल्ट दे देंगे। तो मैं इतनी पैनिक हो गई थी कि 2 दिन बाद ही रिजल्ट आने वाला है। तो मैंने किसी से बात करना ही बंद कर दिया कि अब डायरेक्ट रिजल्ट के बाद ही बात करूँगी कि हाँ होगा या नहीं होगा। फिर हुआ कि नहीं, वो अफवाह थी, वैसा कोई रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम में आएगा। तो फिर मैं थोड़ा सा तब तक बात 2-3 करना शुरू किया। कब तक भी ना बात, फिर थोड़ा मैं भी खुद को कंट्रोल की कि नहीं। तो वो काफ़ी स्ट्रेस वाला फेज़ था। 17 अक्टूबर को मेरा इंटरव्यू हुआ, एंड 28 अक्टूबर को रिजल्ट आया। ये जो 11 दिन थे ना, ये मेरी ज़िंदगी के सबसे स्ट्रेसफुल डेज में से थे। अच्छा, 67वीं के बाद आप 68वीं में भी तैयारी में जुटे हुए थे? हाँ, 68वीं का मैंने कहा ना, एग्ज़ाम में जब तक आपका पीडीएफ में नाम नहीं आता, आप ये श्योरिटी नहीं कर सकते कि आपका हो ही जाएगा। अच्छा। तो 68वीं का मैंने प्री दिया था, प्री क्वालिफाई हो गया था। 68वीं का मेंस भी दिया था, एंड उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा, इंटरव्यू में किस तरह का, चूँकि आपके साथ जो एक नया अनुभव होगा, जो इंटरव्यू करने वाले लोग होंगे, आप जी। भी एक तरह से नए पहली बार गए थे, तो उसमें कैसा क्या मैंने आपको इंटरव्यू फीलिंग आया, अनुभूति हुई? जी, इंटरव्यू का ये मेरा पहला अनुभव था, तो मैं थोड़ी नर्वसनेस थी, थोड़ी पैनिक थी। पर ये था कि सर ने कहा था कि देखो तुम जो हो, तुम बहुत सही हो, तुम्हारा व्यक्तित्व ठीक है, तुम्हारे विचार भी सही हैं। अकॉर्डिंग टू धनंजय सर, मुझे नहीं पता कि मैं क्या है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ईमानदारी बरतने की कोशिश थोड़ी करती हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि तुम ठीक है, तुम अच्छे से तैयारी करो। उन्होंने कई सारे पक्ष पर मेरी तैयारी भी करवाई थी। इंटरव्यू में गई मैं, तो थोड़ा था कि चलो यार जो होगा। पहले तो डर लग रहा था, लेकिन जब मैं इंटरव्यू में लोक सेवा आयोग के परिसर में घुसी तो फिर मुझे लगा चलो जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा ही क्या, जो पूछेंगे मैं जवाब दूंगी, जो नहीं आएगा वो देखा जाएगा। तो फिर इंटरव्यू रूम में मैं जब घुसी तो इंटरव्यूअर बहुत अच्छे होते हैं। वो इतने बड़े पोस्ट पर हैं, उन पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, बिहार के भावी प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का चुनना होता है। हाँ बिल्कुल। तो उनकी व्यक्तित्व, उनकी कह सकते हैं दूरदृष्टि, उनकी अवलोकन की क्षमता बहुत अच्छी होती है। वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं भाव भंगिमा को परखने में। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे शांत किया कि आप अच्छे से
मैं एंट्री की तो उन्होंने कहा कि आप अच्छे से पहले उन्होंने बैठने की परमिशन दी। तो मैं बैठी, फिर उन्होंने कहा कि आप कंफर्टेबली बैठ गई? तो मैंने कहा यस मैम। उन्होंने बोला कि आप कंफर्टेबल हैं, हम इंटरव्यू की शुरुआत करें? तो मैंने कहा यस मैम। तो फिर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हल्के प्रश्नों के साथ शुरुआत की एंड फिर वो इंटरव्यू चला। एक दो प्रश्न कुछ अ, कर ध्यान में? उन्होंने मेरी हॉबीज़ से रिलेटेड सवाल पूछे। उन्होंने मेरी ग्रेजुएशन ऑनर्स सब्जेक्ट से सवाल पूछे थे। हॉबी से रिलेटेड सवाल थे, तो मुझे मेरी किताबें पढ़ना रुचि है, फ़िक्शनल किताबें, तो मैंने वो जवाब दिया था। फिर उससे रिलेटेड और सवाल तो पूछे वहाँ गए पे थे। आपको नहीं लगा कि कॉन्फिडेंस है कि हमारा इंटरव्यू सही गया? नहीं, इंटरव्यू के बाद मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि कुछ प्रश्न में मैं गड़बड़ाई भी थी। अच्छा। तो थोड़ा-सा था कि वो होता है ना कि जब आप परफेक्शन के साथ तैयारी नहीं करते, थोड़ी-सी भी गलती होती है ना, तो कभी-कभी वो हमारे मस्तिष्क पर हावी होने लगती है कि यार ये मैंने मिस्टेक कर दिया, कहीं ये मिस्टेक भारी ना पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति थी, मिक्सअप था कि हाइट वाला इशू वहाँ भी था, बैठने उठने को, क्योंकि चेयर तो सब एक ही समान रहता हाँ, है। तो नहीं, वैसा कोई इश्यू नहीं था। मैं अच्छे से बैठ गई थी, कोई आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत था, कह सकते हैं। ये कहना मुश्किल है, मैंने क्योंकि खुद को आप ठीक महसूस मैंने बस खुद को ये सोच लिया था कि अब समुंदर में कूद ही गए हैं, अच्छा, तो तो जो आर होना- या पार जो जो होगा होना देखा है जाएगा। बिल्कुल। चलिए, थोड़ा अपने परिवार के बारे में बता दीजिए। आपके परिवार में और कौन लोग हैं? थोड़ा पिताजी का नाम, माँ का नाम। जी बिल्कुल। मेरे घर में मैं हूँ, मम्मी पापा, मेरी 3 बहनें और हैं, मतलब मैं कुल 4 बहनें हूँ। पापा की नवादा में ही कपड़े की छोटी सी दुकान है घर में ही। मम्मी हाउसवाइफ है एंड मेरी बहनें हैं, एक वर्षा है, दूसरे मैं सबसे बड़ी हूँ बहनों में, एंड दूसरे नंबर पे वर्षा है जो भी मेरे साथ बीपीएससी की तैयारी करती है। तीसरे नंबर पे सुरभि है, उसे फैशन का शौक़ है, वो थोड़ा फैशन के क्षेत्र में है, पढ़ाई कर रही है। चौथे नंबर पे वंदना है जो अभी स्कूलिंग कर रही है। सब पढ़ाई में ही जुटी हुई है। जी, 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 सब अपने-अपने इंटरेस्ट एरिया में हैं। है ना? पिताजी लेकिन पढ़ाई पे सबका फोकस कर रहे हैं, जो भी संसाधन है उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि सबको देखिए, हम अगर मैं इकोनॉमिकली बात करूँ तो आई एम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बट ये है कि पापा ने पढ़ाई के महत्व को समझा, मम्मी पापा दोनों ने पढ़ाई के महत्व को बहुत समझा है। उन्हें मानना है कि अगर आपको अपना स्टैंडर्ड उठाना है तो शिक्षा ही इकलौता हथियार है। आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है, अपनी ज़िंदगी संवारनी है, तो शिक्षा ही इकलौता माध्यम। तो उन्होंने पढ़ाई को लेकर जो भी सैक्रिफाइस करने पड़े वो कभी नहीं हिचकते, वो मैनेज करते हैं, वो मतलब उनसे जो बन पड़ता है, बाकी चीज़ें आगे पीछे एडजस्ट की जा सकती है, पर अगर पढ़ाई के लिए ज़रूरी है तो उनके पास अगर 5 रुपये भी होंगे तो वो 5 रुपये दे देंगे। अच्छा। इस तरीके से। आपके रिजल्ट के बाद पहला प्रतिक्रिया कैसे है? किनको पहले बताया आप? जी, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं रूम में थी, अचानक से धनंजय सर का कॉल आया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरे से होपफुल थे। उन्होंने ट्रस्ट दिखाया था, उन्होंने मेहनत की थी, तो एक आत्मीय जुड़ाव हो गया था। तो सर भी कहीं बाहर थे, बट जैसे ही उन्हें रिजल्ट की खबर मिली, उन्होंने सबसे पहले मेरा ही नाम चेक किया था। अच्छा। तो उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा श्वेता कौर बधाई हो, तुम्हारी मेरिट में जगह बन गई है, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। अच्छा। तो मैं टोटली 2 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं रिएक्ट क्या करूँ। पर मैंने इतना कहा कि सर मैं चेक करके आपको कॉल करती हूँ। फिर मैंने चेक किया, मैंने पीडीएफ खोला, तो मेरी बहनें और साथ में और फ्लोर पे रहने वाली लड़कियाँ, मैं आगे कि क्या हुआ, मैंने पीडीएफ खोला, गूगल पे सर्च किया, पीडीएफ ओपन किया, नाम देखा एंड मैं खुशी से वहीं पे उछलने लगी क्योंकि ये काफ़ी लंबा इंतज़ार था 2018 के बाद से। जी, जी, जी। समर्पण जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने पापा को तुरंत कॉल लगाया। कॉल पापा को हाँ, पहला कॉल पापा को लगाया। आप जैसे जानते हैं नीचे दुकान है, ऊपर घर है। तो पहला कॉल पापा को लगाया, उनसे पूछा मम्मी कहाँ है, तो उन्होंने कहा छत पर। तो मैंने कहा मम्मी को फ़ोन पे स्पीकर पे लेने के लिए, तो पापा छत पर आए, उन्होंने मम्मी के साथ फ़ोन को स्पीकर पे किया। अच्छा, दोनों को पहले एंड मैंने दोनों को एक साथ इन्फॉर्मेशन दी कि फाइनली मेरा 67th बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया। तो उनका पहला रिएक्शन था, तुम श्योर हो ना, नाम अच्छे से चेक की ना, नाम और रोल नंबर अच्छे से चेक की ना। मैंने कहा हाँ मेरा हो गया है। तो फिर वो भी बड़े खुश हो गए कि चलो फाइनली इंतजार
और एक बहन तो साथ में ही थी, हाँ एक बहन साथ में बाकी ही बहन थी। लोग भी जान गए होंगे। हाँ बाकी बहन लोग और भी उसके बाद जो आस पड़ोस के लोग जो दूसरे नजरिए से देखते थे, उनका कोई आया रिस्पॉन्स की नहीं? नहीं वैसा कोई कोई बदलाव स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या पता है कि हाँ बात बदलते हैं कि नहीं, हम तो कह रहे थे कि बहुत अच्छा पढ़ने में शुरू से है। अब ये देखिए वो होता है ना कि अभी जो भी मिल रहा है वही यही कह रहे हैं, हमें तुम पे पूरा यकीन था तुम कर लोगी। तो अब हो सकता है उनमें से आधे लोग ये होंगे जो मुझ पर सच में यकीन भरोसा रखते हैं, करते हैं। बिल्कुल रखते हैं, क्योंकि मेरी ये सफलता केवल मेरी लिए सफलता नहीं है, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो कई सारे वो लोग भी होंगे जो मुझ पर यकीन करते होंगे, तभी तो, नहीं तो अगर हर कोई आपके खिलाफ हो जाए तो थोड़ा सा हो जाता है। तो काफ़ी मेरे शुभचिंतक भी हैं, नो डाउट। तो सबको पर हाँ, सबको जो मिल रहा है सब यही कह रहा है हमें पूरा यकीन था तुम्हारा हो जाएगा। तो चलिए सबका यकीन पूरा हुआ है, सब मैंने साबित किया हाँ, खुद को। तो हाँ। हाँ मेरी यही खुशी है कि चलिए अगर सबका यकीन था तो सबका यकीन पूरा हुआ, मैंने सबके भरोसे को बनाए रखा। सबको धन्यवाद देते हैं। सबको धन्यवाद देती हूँ बिल्कुल। एक सवाल और है कि जैसे निगेटिविटी तो जो भी थी वो थी ही, लेकिन उस बीच में भी कई ऐसे लोग होंगे जो पॉजिटिव से भरे लोग होंगे, जो आपको बिल्कुल। छोटा छोटा बिल्कुल बिल्कुल। वो आपका थोड़ा आत्मबल को मजबूत किए होंगे। देखिए मेरे तो उस तरह से जो सफर शुरुआत हुई थी तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि आपको कहाँ कहाँ बल मिला, या छोटा छोटा जैसे आपके घर में बहुत सारा मेडल भी बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल। तो वो कैसे शुरुआत हुई उसको थोड़ा बताएं। मैं मेरे सबसे बड़े सपोर्टर, मेरी सफलता के पिलर में जो सबसे बड़ा योगदान है मेरे मम्मी पापा हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने मेरे मनोबल को बनाए रखा। इसके बाद मेरी बहनें भी हैं, वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा 9th-10th के दौरान प्रोजेक्ट करने इंटर विद्यालय के सारे टीचर्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया, एकदम निष्पक्ष होकर। सारे लोग, सारे टीचर्स ने मुझे बहुत स्नेह दिया है, विशेष करके मंजू मैम, मदन सर, अरविंद सर, आदित्य सर, एंड उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ के उस समय प्रिंसिपल थे सुरेश प्रसाद सिंह सर। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मेरी प्रतिभा को पहचाना। एंड उस दौरान मैं स्कूल के द्वारा आयोजित कई सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी, तो और जीतती भी थी। तो ये एक पॉजिटिव तरह से कह सकते हैं कि मुझे एक एनर्जी देता था। हाँ बढ़ाते रहे। सुरेश सर ने मुझे सपने दिखाया कि तुम कुछ कर सकती हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। फिर मैं आगे बढ़ी तो ग्रेजुएशन किया। फिर धनंजय सर ने मेरे हिम्मत को बनाए रखा कि नहीं तुम तो कर लोगी। मैंने कहा सर बस एक मौका। बोले हाँ एक मौका काफ़ी है तुम्हारे लिए। और एक मौका में आपने कर लिया। हाँ बस आशीर्वाद है सबका। तो मेरे पिलर के रूप में मेरे मम्मी पापा, मेरी बहनें, सुरेश सर एंड धनंजय सर। धनंजय सर का तो अनमोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सबका, इन सब के बिना मैं बन ही नहीं पाती। आपके लिए सारथी बन गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका जब इतना नोटिस कर रहे थे सब चीजों का ख्याल। जी 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 जी। तो चलिए, हमको लगता है कि जो लोग सुनेंगे उनको भी थोड़ा पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि निराशा सब जगह नहीं है, उसको पॉजिटिविटी में बदलने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है ना, खास करके लड़कियों को उनके पेरेंट्स पढ़ने नहीं देते हैं। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कहानी सुनकर अगर एक भी माता पिता के अंदर ये जागरूकता है कि नहीं, अगर ये लड़की कर सकती है तो मेरी बेटी क्यों नहीं, और वो अपनी बेटी को मौका दे और उनकी बेटी अपने आप को साबित कर पाए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरा इतना बड़ा, इतने संघर्ष का वो सबसे सुखद परिणाम रहेगा। एक सवाल और कर रहे हैं, क्योंकि आपका खबर जो छपी थी तो उसको हम अपने पेज पे लगाए थे, तो उसका कहना था लोगों का कि क्या मतलब ये हाइट सफलता पा जाने से जवाब दे दी, अब इसको आप कैसे परिभाषित करिएगा? देखिए, जब लोगों को ये लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर फिर लोगों की ये सोच बदल कर ये हो जाए कि अरे ये तो बहुत कुछ कर सकती है, तो आई थिंक जवाब देना इसे ही कहते हैं। बिल्कुल जी। अरे और बहनें भी आपके हाइट की हैं कोई? नहीं, वर्षा है वो हाँ, मतलब आप लोगों की तरह बहुत लंबी नहीं है, लेकिन मेरे से लंबी है। अच्छा। हाँ, और बाकी सब नॉर्मल हाइट है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारी फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।